हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के केमिस्ट्री आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। इसमें क्लास 9th के भारती भवन बुक से आपको क्लास 9th के साइंस का जितना भी चैप्टर है उन सारे चैप्टर को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। यदि आप भारती भवन के इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो क्लास को आप लोग डेली ज्वाइन करें। ये चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम कोई दूसरा सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं करेंगे। आज से आप लोगों के बीच क्लास 9th का ऑल चैप्टर यानी मैथ और साइंस ये दो सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर कराया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश में पदार्थ। तो इसके बारे में हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की चीजें पाई जाती है जिन्हें हम देखते हैं या अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए अपने सामने रखी वस्तु को हम देख सकते हैं। ठीक है, यह वस्तु कुछ स्थान घेरे रहती है। जैसे कि यहाँ पर कोई एक वस्तु रहेगा, वो वस्तु क्या करेगा, स्थान को घेर के रखेगा। किताब है, इतना जगह छेक के रख लिया, रखेगा कि नहीं। कुछ किताब रहेगा वह इतना जगह चेक करके रख लेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, स्थान घेरता है, तो ये पदार्थ कहलाएगा। जो स्थान घेरेगा वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब क्या कहा गया है कि यह पुस्तक कुछ स्थान घेरे रहती है। उसके बाद पुस्तक द्वारा अधिकृत स्थान उसका आयतन कहलाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव या फिर खाली जगह भरने में इसके प्रश्न उत्तर में आएगा। इसे ध्यान में रखना कि पुस्तक द्वारा अधिकृत स्थान इसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन। इतने को आप टिक कर लो। यानी पुस्तक के जगह पर आप क्या लिखेंगे, वस्तु या फिर पदार्थ लिखेंगे। ठीक है, पुस्तक के जगह पर आप क्या लिखेंगे, वस्तु या पदार्थ। पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान इसका आयतन कहलाता है। यहां तक आप टिक करके नोट कर लीजिए। टिक कर लिए, आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक को ऊपर उठाने में हमें कुछ बल लगाना पड़ता है। पुस्तक को उठाते हैं तो कुछ बल लगता है ना, कुछ बल लगाना पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि इसमें कुछ भार है, इसमें कुछ भार है। पुस्तक का अपना कुछ द्रव्यमान होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पदार्थ का अपना कुछ द्रव्यमान होता है। वो सब परिभाषा में हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो इसे आप भी ठीक नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर है ना, पदार्थ क्या होता है, स्थान घेरता है, लिखा हुआ है ना प्रश्न में। उसमें द्रव्यमान भी होता है, आयतन भी होता है। ठीक, आगे देखते हैं। हम अपने चारों ओर फैले वस्तु को, वायु को नहीं देख सकते हैं, किंतु वायु का स्पष्ट अनुभव हमें हर क्षण होता रहता है। वायु का अनुभव हमें हर क्षण होता रहता है। यदि एक रिक्त बैलून को तौलकर उसका वजन ले, फिर उसमें वायु भरकर उसका वजन ले, तो हमें पता चलेगा कि वायु में भी भार होता है। एक खाली वायु को आप वजन लीजिए और उसके बाद उसमें हवा भर के वजन लीजिए, फुला करके वजन लीजिए, तो उसमें कुछ ना कुछ वजन आएगा। ठीक है, फिर उसमें वायु भरकर उसका वजन ले तो पता चलेगा कि वायु में भी क्या होता है, भार होता है। इसके अतिरिक्त बैलून द्वारा घिरे स्थान के बराबर वायु का आयतन भी होता है। मतलब वस्तु वायु वस्तु जितना स्थान घेरता है ना, बैलून बैलून जितना स्थान घेरेगा उतना ही आयतन होगा।
आयतन कितना होगा, उतना ही होगा। पुस्तक एवं वायु जैसी चीजें पदार्थ के उदाहरण है। पुस्तक, वायु, कोई भी वस्तु, ये सब क्या है, पदार्थ के उदाहरण है। पदार्थ के अन्य उदाहरण लकड़ी, कपड़ा, बर्फ, स्टील, ये सब हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, पदार्थ है। अभी अपने क्लासरूम में क्या क्या देख रहे हैं, कुर्सी, टेबल, जितना भी सब कुछ देख रहे हैं, चारों तरफ घूम के देखेंगे, सारा कुछ आपको पदार्थ ही नजर आएगा। पेन से लेकर उस पंखे तक, है ना, जितना भी वस्तु देख रहे हो सारा क्या है, पदार्थ है। पूछेंगे क्या ये हमारा हाथ पदार्थ है, इसमें वजन है, हाथ में 2.5 किलो का हाथ होता है ना सन्नी देवल का, इसमें वजन है ना। यहाँ पर हाथ रख देते हैं तो क्या होता है, स्थान घेरता है ना। यानी एक व्यक्ति भी पदार्थ है, एक व्यक्ति भी क्या है, पदार्थ है। समझ में आ गया क्या क्या चीज पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है किसी वस्तु को, सभी को ध्यान से बुक देखें, ठीक है। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने अथवा ले जाने के लिए कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ अवरोध भी उत्पन्न करता है। मतलब कि पदार्थ बिना, मतलब उसको धकेले हुआ एक दूसरे, मतलब दूसरे स्थान पर नहीं जाता है ना, बिना धकेले हुआ दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, यानी वह अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, जमीन से पत्थर का एक टुकड़ा उठाने के लिए हमें थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है ना। अतः पदार्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जो आपका ऊपर में डिफिनेशन था, ऊपर में है ना एक बॉक्स में डिफिनेशन इसका, यहाँ पे पदार्थ का क्या परिभाषा है कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जिसमें हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध भी उत्पन्न किया था ना, अवरोध मतलब बल जिसमें हो, है ना, जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाती है। तो आप यहां से इसे टिक कर ले, ये आपका परिभाषा है पदार्थ का, ये आप इसे टिक कर ले। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आप इसको टिक कर ले और लिख ले। अब आगे आ गया द्रव्य, है ना। द्रव्य क्या है, सबसे पहले द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, द्रव्य क्या है। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण इसका समझ लेते हैं। कहा जाता है कि चीनी एक द्रव्य है। चीनी क्या है, एक द्रव्य है। जल में विलीन चीनी को जल का सिर्फ वाष्पीकरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इसको सिर्फ जल को गर्म कर देंगे ना तो जल वाष्प होकर के उसका चीनी बच जाएगा, जो चीनी उसमें घोल के रखेंगे। ठीक है, वाष्पन के फलस्वरूप प्राप्त चीनी और मूल चीनी में कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब समझे क्या, कहा जा रहा है कि पहले जो चीनी था उसको बोलते हैं मूल चीनी, मतलब जो दाना दाना जैसा था। अब जो घोल दिए, घोलने के बाद जो चीनी हमें प्राप्त होता है वह होता है जमा हुआ चीनी, जम्मल चाशनी जिसको कहते हैं, है ना। तो जमा हुआ चीनी प्राप्त हमें होगा, तो उसमें और जो चीनी पहले था उसको मूल चीनी बोलते हैं। तो दोनों चीनी में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों में एक ही गुण रहता है, बस दोनों का आकार सिर्फ बदला हुआ है। ठीक है, तो अतः चीनी एक द्रव्य है। चीनी क्या है, एक द्रव्य है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि इसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा, इसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकार में विभक्त
नहीं कर सकते हैं, ये फिर से चीनी ही बन जाएगा। ठंडा पानी में घोलो चाहे गर्म पानी में घोलो, वाष्पन करने के बाद यह क्या हो जाएगा, फिर से चीनी ही प्राप्त होगा। अतः चीनी क्या है, एक द्रव है जो सरल भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं होती, है ना। सरल भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं होती। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, चूना, चूना पत्थर आदि भी द्रव के उदाहरण है। ये सब भी क्या है, द्रव्य के उदाहरण है। एक होता है द्रव, ये वाला, और एक होता है द्रव्य, ठीक है। एक द्रव का मतलब होता है जल, एक द्रव का मतलब क्या होता है, जल। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका द्रव्य है, और वही आपका ये क्या है, द्रव्य है। द्रव्य मतलब पदार्थ का ही भाग है ना, वह भाग मतलब जो जिसकी एक निश्चित संरचना एवं आकृति हो, है ना, जिसकी निश्चित संरचना एवं आकृति हो, वह द्रव कहलाता है, द्रव्य। और द्रव क्या है, तो द्रव तो एक जल होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पिघल कर जा सकता है, वही तो द्रव होता है ना। अब आगे देखते हैं, इसके विपरीत दूध शुद्ध द्रव नहीं है। दूध देखा है ना, दूध जो है ना शुद्ध द्रव नहीं है, क्योंकि यह जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। दूध में जल, वसा, प्रोटीन इन सभी का क्या है, मिश्रण है। इसी प्रकार समुद्र का जल, मिट्टी, खनिज, कोयला आदि भी मिश्रण है। समुद्र का जल मिश्रण क्यों है, बताएगा कोई? क्योंकि इसमें कई सारे पदार्थ मिले हुए रहते हैं, खनिज लवण मिले हुए रहते हैं, और सारे पदार्थ भी मिले हुए रहते हैं, है ना। मिट्टी, मिट्टी तो मिश्रण ही होता है, ये द्रव नहीं होता, द्रव्य नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद खनिज, कोयला, ये सब द्रव्य पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो द्रव्य का परिभाषा क्या हो सकता है, जिसमें यानी द्रव पदार्थ का वह भाग है, ऐसा लिखना है। द्रव पदार्थ का वह भाग है जिसका एक निश्चित आकृति एवं संरचना हो, है ना, तथा उसमें आयतन हो, निश्चित आयतन हो, है ना। तो यहां पर इसका परिभाषा लिख सकते हो, लिख लो कहीं भी। द्रव्य पदार्थ का वह भाग है जिसका एक निश्चित, लिखा, द्रव पदार्थ का वह भाग है, लिखो, द्रव पदार्थ का वह भाग है, द्रव्य पदार्थ का वह भाग है जिसका एक निश्चित, जिसका एक निश्चित आकार एवं संरचना हो, जिसका एक निश्चित आकार एवं संरचना हो। द्रव्य कहलाता है। इसमें क्या होता है, आयतन भी निश्चित होता है, इसमें आयतन भी निश्चित होता है। आगे देखते हैं, अब आ गया है पदार्थ की भौतिक प्रकृति। क्या गया है, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। तो एक नंबर में पदार्थ कणों का बना होता है, पदार्थ कणों का बना होता है, ये आप पॉइंट्स नंबर 1 लिख लें, पदार्थ कणों का बना होता है, इसे टिक कर लें।
इसको आप नोट में लिखना है, ठीक है, आप लोग इसे नोट में लिख लीजिए। जिसको जिसको बोलेंगे लिखने वही लिखना, बाकी जिसको समझा देंगे बस सिर्फ उसको कर लेना, ठीक है। जैसे इसके नीचे ये सब जो है ना, इसको अभी सिर्फ समझाएंगे। प्राचीन काल में, सुनो, प्राचीन काल के दार्शनिकों का मत था कि पदार्थ लकड़ी की एक गुटिका की तरह अनवरत होता है, इसमें छोटे छोटे कण नहीं होते, मतलब लकड़ी के जो टुकड़े तो उसमें छोटे छोटे कण नहीं होते, प्राचीन काल में मान्यता था। किंतु पदार्थ अलग अलग छोटे छोटे कणों का क्या होता है, बना होता है। ये जो क्रियाकलाप है ना, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस क्रियाकलाप को आप पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। इसका 2 नंबर देखते हैं, कितने नंबर देखेंगे, 2 नंबर, जिसमें सिर्फ टिक कराए थे रेड कलर वाला। 1 नंबर में वही लिखना है जिसमें टिक करा है, पदार्थ सूक्ष्म कणों का बना होता है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, रुको, क्या लिखा हुआ है, पदार्थ कणों का बना होता है। सुनो, पदार्थ कणों का बना होता है, इसके बीच में जो लिखेंगे ना, पदार्थ और कणों के बीच में क्या लिखेंगे, सूक्ष्म, क्या लिखेंगे, पदार्थ सूक्ष्म कणों का बना होता है, सूक्ष्म उसके बीच में लिख लेना। 2 नंबर समझते हैं, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तो इसे आप यहां तक टिक कर लो, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ेंगे ना, उसको सिर्फ समझने का प्रयास कर लेना। देखो, पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। क्रियाकलाप इसे पढ़ देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रथम चरण, एक बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें कॉपर सल्फेट के कुछ रवे को घुला ले, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 है ना, ये समीकरण होता है उसका, उसको लेकर विलयन का रंग नीला होगा, है ना, इसको जब घोलेंगे जल में तो इसका रंग नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। द्वितीय चरण, इसका दूसरा भाग, ठीक है, नीला होने के बाद इसको क्या करते हैं, कहा गया कि प्रथम चरण से प्राप्त नीले विलयन में से 100 ml 10 ml लेकर उसे दूसरे बीकर में रखें, 100 ml जल में डालें। तीसरा चरण है, द्वितीय चरण से प्राप्त विलयन में से 10 ml लेकर उसे तीसरे विलयन में 100 ml जल में डालें, मतलब कि तीसरा जो जल लिया था ना 100 ml उसमें डालना है, ठीक है, 10 ml को। उसके बाद इस प्रक्रिया को 5 से 8 बीकर वाले जल के साथ करना है। कहने का मतलब, एक बीकर है, यहाँ पर चित्र में देख रहे हो, चित्र में एक बीकर है, उसमें 100 ml सबसे पहले जल लिया गया, 100 ml क्या लिया गया, जल लिया गया, उस जल में कॉपर सल्फेट लिया गया CuSO4, इसमें CuSO4, और यह नीला हो गया, क्या हो गया, नीला हो गया। दूसरा भाग में क्या किया कि प्रथम चरण से प्राप्त नीले विलयन में से 10 ml निकाल ले और दूसरे विलयन में रखे 100 ml में डाल दे, मतलब दूसरा विलयन जो है ना, ये वाला 2 नंबर में दिख रहा है, 2 नंबर में होगा एक बीकर, उसमें जल है, कहा कि
पहला वाला से 10 ml निकाल के दूसरा वाला में डाल दे, ऐसे करके इसमें डाल दे 10 ml, ठीक है, 10 ml डाल दे, पहला वाला में से दूसरा वाला में 10 ml निकाल कर डाल दे। अब ये वाला भी विलयन हो गया। इसमें फिर क्या करता है, 10 ml निकाल करके और इसके बाद वाला में डाल दे, सब में 100 ml, सब में 100 ml, 8 बोतल लिया है, जार लिया है, बीकर है ना, 8 बीकर में 100 ml क्या लिया है, जल लिया है ना, और एक में 10 ml कॉपर सल्फेट दिया है, उसी का फिर निकाल करके दूसरे में, फिर उसी का निकाल करके दूसरे में, फिर उसी का निकाल करके दूसरे में 10 ml सब में निकाल करके दिया जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि उसका जो है ना कण वो धीरे धीरे गायब हो जा रहा है। तो 8 बीकर के साथ, 5 से 8 बीकर के साथ करना है, ठीक है। प्रयोग करने पर पता चलता है कि अंतिम विलयन का रंग भी नीला ही रहता है। अंतिम विलयन जो रहेगा ना, अंतिम विलयन नीला ही रहता है, यद्यपि विलयन के रंग का गाढ़ापन घटते जाता है। विलयन के देखो घट रहा है ना, गाढ़ापन घटते जाता है। यह कार्यकलाप दर्शाता है कि कॉपर सल्फेट के कुछ ही रवे जल के अधिक से अधिक आयतन को रंगीन बना सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब कॉपर सल्फेट के एक छोटे से रवे में लाखों करोड़ों सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, है ना, एक छोटे से कण में लाखों करोड़ों सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। 3 नंबर, इसका 3 नंबर देखते हैं। कहा जा रहा है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। कहने का मतलब पदार्थ का कण जो है ना वह हमेशा गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जैसे जल के कण जो होते हैं ना वह हमेशा गति करते रहते हैं। अब इसको यहीं तक टिक करना है, नोट में आपको यहीं तक टिक करना, रेड वाले ही लिखना है। ये आप क्या लिख रहे हैं बताओ, इसका हेडलाइन क्या था, पदार्थ के भौतिक प्रकृति। क्या था, हेडलाइन में आपको यही लिखना है, पदार्थ के भौतिक प्रकृति। 1 नंबर में सिर्फ रेड वाला लिखना है, सूक्ष्म कणों का बना होता है। फिर 2 नंबर में पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। 3 नंबर में अनवरत का अर्थ समझते हो, हमेशा गतिशील रहते हैं। अनवरत मतलब उसको शांत छोड़ देगा नहीं तो भी वो गतिशील रहते हैं, है ना, तो वो भी क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं, ठोस को छोड़ करके, ठीक है। जैसे इसको समझना है, ये सब जो नीचे दिया हुआ है ना, ये रेड कलर के नीचे जो दिया हुआ है वो सब एग्जाम्पल है, इसे आप समझ सकते हैं। और इसमें यदि कोई मुख्य पॉइंट आ गया उसे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसको स्टार पॉइंट में लिखना, बल्कि उसकी प्रकृति यानी विशेषता में नहीं लिखना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हेडलाइन क्या था, पदार्थों की हेडलाइन क्या है, ये भी पढ़ क्या रहे हैं, पदार्थ के भौतिक प्रकृति या फिर विशेषताएं, ठीक। आगे तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पदार्थ के कण अस्थिर नहीं रहते, पदार्थ के कण अस्थिर नहीं रहते बल्कि हमेशा गतिशील रहते हैं। तो वही अनवरत का मतलब हुआ हमेशा। अनवरत का मतलब क्या हो गया, हमेशा हो गया। इसके निम्नलिखित क्रियाकलाप भी हो सकते हैं, जैसे अगरबत्ती की एक सलाई, अगरबत्ती को जब कमरे के एक कोने में जला देते हैं, अगरबत्ती को कमरे के एक कोने में जला देते हैं तो वह पूरे कमरे में उसके गंध क्या होता है, महसूस होने लगता है। लेकिन जब उसको नहीं जलाते हैं और रखे हुए रहता है तो पूरे कमरा में महसूस कर पाता है नहीं। यानी गर्म करने पर पदार्थ जो है ना उसके कण जो है ना बहुत अपेक्षा में गति करने लगता है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ दूरी
से इस अगरबत्ती की गंध को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। कब? जब सिर्फ रख देते हैं तब, जब सिर्फ रख देते हैं तब हम महसूस नहीं कर पाते हैं। हाँ, इसके निकट जाने पर गंध अवश्य महसूस होगी। कहाँ? यहाँ अगरबत्ती रखा है, महसूस होता है ना। अब एक माचिस की सहायता से अगरबत्ती को जलाएं। इसकी गंध को आप कुछ दूरी से भी महसूस कर सकते हैं, है ना, दूर भी रहेंगे तो महसूस कर सकते हैं। इसका कारण है कि अगरबत्ती में उपस्थित इत्र, इत्र को इंग्लिश में परफ्यूम कहा है, ठीक है। तो इत्र का अर्थ जानना, कहीं कहीं पर इत्र का इंग्लिश नहीं लिखा हुआ रहेगा, और इंग्लिश का मतलब परफ्यूम, मतलब तुम लोग एक बार में एकदम तुरंत सीख गया होगा ना। परफ्यूम किसको कहते हैं, है ना। वही इत्र कहता तो 10 बार रटा देता तो नहीं याद होता, क्योंकि परफ्यूम शब्द को हम बार बार इस्तेमाल भी कर लेते हैं ना। के कण, यानी इत्र के कण यानी परफ्यूम के कण वायु के कणों के साथ मिश्रित होकर पूरे कमरे में फैल जाते हैं, पूरे कमरे में फैल जाते हैं। यदि इत्र के कण गतिशील नहीं होते तो अगरबत्ती की गंध दूर बैठे आप तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। समझ में आ गया एग्जाम्पल। अब देखो इसका अर्थात समझाया कि पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गति करने की स्पीड बढ़ जाती है ना, जिससे कणों के वेग बढ़ जाते हैं। अतः ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है। इसे ठीक कर लो, रेड वाला अतः शब्द को छोड़ के, अतः शब्द को छोड़ के, ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है। आप इस तरह से लिखेंगे, जैसे 1 नंबर अभी लिखे थे ना, 1 नंबर में क्या लिखे थे कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, ये लिखे ना, पदार्थ के कण। पहले क्या लिखेगा? 3 नंबर देगा कि नहीं? 3 नंबर देने के बाद लिखेगा पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं या फिर रहते हैं। अभी 4 नंबर शुरू हुआ, 4 नंबर से पहले एक और टिक करा दिए, तो आप उसको इस तरह से टिक करके लिखें, इस तरह से टिक करके लिखें, ठीक है, इस तरह से टिक करके लिखें। उसके बाद 4 नंबर देना है, ठीक है, उसके बाद 4 नंबर देना है, 4 नंबर। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? अब आकर्षित मतलब समझ में आता है, एक दूसरे को खींच लेना, है ना। तो इसे आप यहां से यहां तक टिक कर लो। ये हमारा हेडलाइन है, पदार्थ के प्रकृति, भौतिक प्रकृति, इसको विशेषताएं भी कहते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट्स है। पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है। सुनो ध्यान से, पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है, जिसे अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? खींचने वालों, जैसे पदार्थ के बीच आकर्षण, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो एक बल से ना आकर्षित करते हैं। ये देखो रखा है, गति नहीं कर रहा है, कर रहा है, कोई वस्तु रखा हुआ रहेगा तो वह गति कर रहा है, उसको धक्का देंगे तब ने, तो वही खिंचाएगा, तो खिंचाएगा कब? कोई को बल लगेगा तब ने, उस बल को बोलते हैं अंतरानुक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? इसको पॉइंट अलग से टिक कर ले। वो 4 के नीचे कैसे लिखना है? डेश मार के लिखना है, ठीक है। क्या लिखेगा? पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है, जिसे अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। आगे क्या है? इसी बल के कारण पदार्थ के कण एक साथ बंधे रहते हैं। तो पूछा जाएगा कि पदार्थ के कण किस बल के द्वारा बंधे रहते हैं, तो क्या बोलेगा उत्तर? अंतरानुक आकर्षण बल।
ऑब्जेक्टिव में आएगा 9th क्लास का। जब 9th क्लास में जब आप मंथली एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि पदार्थ में कण एक दूसरे को बंधे हुए रहते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, ये किस बल से बंधे हुए रहते हैं? ऑप्शन में रहेगा अंतरानुक आकर्षण बल से। ठीक है, अंतरानुक आकर्षण बल से। तो इसे लिख लेना, याद रहेगा ना या फिर लिखना पड़ेगा? हाँ, नीचे पॉइंट ऑब्जेक्टिव में दे देंगे, इसको ऑब्जेक्टिव में दे देंगे। ठीक है, या फिर आप यहां से यहां तक ठीक भी कर सकते हैं यदि मन है तो, कि इसी बल के कारण पदार्थ के कण एक साथ बंधे रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। इसको जो है ना हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में दे देंगे आंसर के रूप में। जब टेस्ट दोगे तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा, वहां से आप इसका ऑब्जेक्टिव कर लेना। एक एग्जांपल समझ लो, उदाहरण कहा जा रहा है कि एक लोहे की कील, खड़िया का टुकड़ा और ईंट का एक छोटा टुकड़ा ले। अरे लोहे की कील समझता है, काटी, लोहे का काटी, और कहता है खड़िया का टुकड़ा। क्या कहता है? खड़िया माने चौक, जो बोर्ड पर लिखते हैं, खल्ली, है ना, चौक का टुकड़ा और ईंट का छोटा टुकड़ा, तीनों को लेने के लिए कहा है। ठीक है, और उसके बाद इन तीनों पर अलग अलग हथौड़े से प्रहार करें, है ना। इन तीनों पर अलग अलग हथौड़े से क्या करना है? प्रहार मतलब चोट करना, उसको मारना है। ठीक, आप पाएंगे कि खड़िया का टुकड़ा आसानी से चूर हो गया, ईंट का टुकड़ा थोड़ी कठिनाई से, जबकि लोहा चूर नहीं हुआ, है ना। तो वह अत्यंत कठिन है, तोड़ना उसको अत्यंत कठिन है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि खड़िया के कणों के मध्य अंतरानुक आकर्षण बल कमजोर, खड़िया के मध्य अंतरानुक आकर्षण बल कमजोर, जबकि ईंट के कणों के मध्य यह बल थोड़ा मजबूत होता है। मतलब ईंट में जो होता है ना, ईंट के कणों के बीच आकर्षण बल, वो थोड़ा मजबूत होता है, और लोहे के कील में यह मतलब आकर्षण बल जो है, अंतरानुक आकर्षण बल, वह सबसे अधिक रहता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में किसमें अंतरानुक लिखल था रे, अंतरानुक आकर्षण बल, अंतरानुक आकर्षण बल निम्नलिखित में किसमें अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में लिखा रहेगा कील, लोहे का कील, यहाँ लोहे का लिखल रहेगा, लोहे का कील। बी में लिखल रहेगा खड़िया यानी चौक, है ना, चौक। और सी में लिखा हुआ रहेगा ईंट का टुकड़ा। और उसके बाद डी ऑप्शन में लिखल रहेगा नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं, है ना। किसमें टिक मारोगे? बोलो ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे कि नहीं, बन रहा है कि नहीं? चलो इसे ध्यान में रख लेना। ठीक है, आगे 5वां नंबर देखते हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो सब हम टेस्ट के रूप में लिखेंगे। टेस्ट के लिए सबको रेडी रहना। ठीक है, ये टेस्ट आप लोगों के बीच लाइव भी रह सकती है। अब देखो 5 नंबर, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। तो इसे टिक कर लेना, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, इसे टिक कर लेना। अब इसके बीच के स्थान को बोलते हैं अंतरानुक स्थान। क्या बोलते हैं? हाँ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरानुक स्थान कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लो
इसमें कितना दूरी पर रखा हुआ है, अंतरानुक आकर्षण बल और अंतरानुक आकर्षण स्थान। अभी जो ऊपर में लिखाए थे ना ये, अभी जो ऊपर में लिखाए थे कि निम्नलिखित में किसमें अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक है, तो यहाँ पर बल के स्थान पर स्थान भी हो सकता है। निम्नलिखित में किसमें अंतरानुक आकर्षण स्थान, अंतरानुक स्थान होगा, आकर्षण बल के जगह पर क्या होगा, स्थान। अंतरानुक स्थान किसमें सबसे अधिक है? ऑप्शन रहेगा कील, चौक, ईंट और एगो रहेगा जल, चौथा में रहेगा जल। तो बोलो किसमें अंतरानुक स्थान ज्यादा रहेगा? जल में। किसमें रहेगा? जल में। और जब नन ऑफ दीज रहेगा तब उसी प्रकार से चौक में रहेगा। ठीक है, एक दूसरे को कस के पकड़ के नहीं रखा था इसलिए वो तुरंत टूट गया, है ना, मतलब उसमें ज्यादा स्थान खाली था। इसे आप टिक कर लिए 5 नंबर। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतरानुक स्थान कहते हैं। इसको आप कैसे, हाँ ठीक करना है, इसको कैसे लिखना है? डैश मार के कहते हैं, बस वही तक। आज का क्लास आप लोगों का यही तक है। अब आगे का क्लास हो जाएगा पदार्थों का वर्गीकरण। क्या हो जाएगा? पदार्थों का वर्गीकरण।